जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं बंगाल सरकार, समाजवादी पार्टी, साइबर ठग और एक जिहादी। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात बंगाल में हो रहे बवाल की, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण के मतदान के दिन शनिवार 1 जून 2024 को पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बताया कि राजनीतिक हत्याओं को कैसे अंजाम दिया जाता है। टीएमसी के नेता और गुंडे बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे और उसे गोली मार दी और फिर उसका गला धड़ से अलग कर दिया और सिर उठाकर ले गए। बीजेपी कार्यकर्ता का शव वहीं पर पड़ा रहा, लोग चीखते रहे, लेकिन टीएमसी के गुंडों का दिल नहीं पसीजा। हत्यारों में कासिम, सोहेज, नासिम, सोबुज अली भंडू के साथ ही कई अन्य लोग भी शामिल हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ये वारदात नादिया जिले के चांदपुर गांव की है, जहां टीएमसी नेता की अगुवाई में 10 से 12 गुंडे बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे और उसकी हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान हाफिजुल शेख के रूप में हुई है। उसने कुछ समय पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी। टीएमसी के लोग इससे नाराज थे, ऐसे में उन्होंने हाफिजुल शेख की दिन दहाड़े हत्या कर दी। मृतक के भाई ने बताया कि टीएमसी के लोगों ने पहले हाफिजुल शेख को 2 गोलियां मारी, फिर उसका गला काट दिया और सिर वाले हिस्से को अपने साथ लेकर चले गए। मृतक के भाई ने टीएमसी के गुंडों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। हाफिजुल की हत्या करने वालों के नाम कासिम, सोहेज, नसीम, सोबुज अली भंडू हैं। इसके साथ ही टीएमसी के अन्य गुंडे भी शामिल हैं। मृतक के भाई ने बताया कि मृतक हाफिजुल पहले सीपीआईएम में थे, लेकिन वो कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के अकेले शनिवार को 2500 से ज्यादा शिकायतें सिर्फ पश्चिम बंगाल में मिली हैं। शनिवार को पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 2500 से ज्यादा शिकायतें मिली, जिसमें ईवीएम में गड़बड़ी, पोलिंग बूथ पर एजेंट को जाने से रोका जाना और वोटर्स को धमकाना शामिल है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ता वोटर्स को धमका रहे हैं। अगली खबर में बात सपा की मुश्किलों की, जहां लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अब सबकी नजरें 4 जून पर टिकी हैं, जब वोटों की गिनती होगी और चुनाव के नतीजे सबके सामने आएंगे। लेकिन इसी बीच गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसे सपा को झटका लग सकता है। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में बात करते हुए दावा किया कि ना तो उन्होंने इस बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा है और ना ही बसपा ने उन्हें छोड़ा है। अफजाल अंसारी ने दावा किया कि हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बसपा को वोटर अभी भी हमारे साथ उसी तरह से हैं। उन्होंने कहा कि हम बसपा से अलग कहाँ हैं, हम भले ही समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हमें टिकट दिया है, लेकिन ना तो हमने बसपा को छोड़ा है और ना ही बसपा ने हमें छोड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अफजाल अंसारी ने देश में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 80 में से 80 सीटों का जो सपना देखा था वो चकनाचूर होने जा रहा है। मोदी जी को अपने सीट बचाने के लाले पड़ रहे हैं, योगी जी को अपनी साख बचाना मुश्किल हो रहा है। आगे सपा उम्मीदवार ने दावा किया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी लोकसभा सीट से हार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों से तो झूठ बोला ही है, लेकिन गंगा मैया से भी झूठ बोला है। बता दें कि गाजीपुर सीट पर 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इस सीट पर अफजाल अंसारी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के पारसनाथ राय से है। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी ने साल 2019 में बसपा के टिकट पर गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में सपा बसपा गठबंधन में थे और मोदी लहर के बीच भी अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बसपा अकेले चुनावी मैदान में है और सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। अगली खबर में बात ठगों की, जहां दिल्ली से सटे नोएडा में साइबर ठगी की एक सबसे बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ शेयर बाजार में निवेश और मोटी रकम का लालच देकर साइबर ठगों ने एक कारोबारी से 9 करोड़ रुपए लूट लिए।
ठगी की इस सनसनीखेज वारदात के बाद पीड़ित ने साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। साइबर पुलिस ने तीव्र कार्रवाई करते हुए कारोबारी के बैंक अकाउंट में 1,62,62,00,000 रुपए फ्रीज कर दिए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार नोएडा सेक्टर 40 के रहने वाले रजत बोधरा के साथ 1 मई को शेयर ट्रेडिंग के बारे में जानकारी देने के बहाने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े जाने के 1 महीने बाद एक धोखाधड़ी हुई है। पीड़ित ने नोएडा सेक्टर 36 में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार को एक प्राथमिकी दर्ज कराई। इस मामले की जांच करने के लिए एक स्पेशल सेल का गठन किया गया। शुरुआती जांच में कई अहम सुराग मिले हैं। सहायक पुलिस आयुक्त साइबर अपराध विवेक रंजन राय ने बताया कि 1 मई को पीड़ित राजेश बोधरा को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। वहां उनको शेयर ट्रेडिंग से लाभ के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके बाद उन्होंने छोटी मात्रा में निवेश करना शुरू कर दिया। 27 मई तक उन्होंने शेयर ट्रेडिंग में 9,09,00,000 रुपए का निवेश कर दिया। इसके बाद एक दिन अचानक उनका अकाउंट बंद कर दिया गया। तब जाकर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। एसीपी ने आगे बताया कि पीड़ित ने इस संबंध में शिकायत दी तो हमने तुरंत जांच शुरू कर दी है। अब तक हम उनके बैंक खाते में जमा 1,62,62,00,000 रुपए जब्त करने में सफल रहे हैं। इस मामले की जांच के दौरान पता चला कि जिन बैंक खातों में ठगी की गई रकम ट्रांसफर की गई है वो चेन्नई, असम, भुवनेश्वर, हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ कई जगहों पर है। इसमें शामिल साइबर ठगों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। आखिरी खबर में बात जिहादी पर हुए तगड़े एक्शन की, जहां उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां एक हिंदू लड़की का निकाह करके उसे मुंबई ले जाकर इस्लाम कबूल कराया गया। लड़की से दुष्कर्म किया गया और मुंह खोलने पर उसे जान से मार डालने की धमकी भी दी गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। पीड़िता को बरामद करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना सोमवार 20 मई 2024 की है और ये घटना बांदा जिले के थाना क्षेत्र गिरवा की है। यहाँ 20 मई को पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने बताया कि महुआ गांव के शकील ने उनकी बेटी को नशीला पदार्थ सुनाकर पहले बेहोश किया और फिर उसका अपहरण करके उसे कहीं ले गया। अपहरण शकील के साथ उसके कुछ साथी भी शामिल थे। पुलिस ने तब आईपीसी की धारा 366 के तहत एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। लड़की को मुंबई से बरामद कर लिया गया था। यहीं से शकील को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता को बांदा लाकर पूछताछ की गई। लड़की ने बताया कि 20 मई को शकील ने पहले उसे कुछ सुंघाकर बेहोश किया। होश आने पर पीड़िता ने खुद को एक ट्रेन में पाया। शकील भी साथ में था। उसने मदद मांगने पर मार डालने की धमकी दी और अपने साथ मुंबई ले गया। यहाँ लड़की को एक मस्जिद में ले जाया गया। मस्जिद में पीड़िता को इस्लाम कबूल कराया गया। इसी जगह लड़की का नाम इकरा रखा गया। इसके बाद शकील ने पीड़िता से जबरन निकाह करके उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता के परिजनों ने बताया है कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है। शकील ने लड़की से निकाह करने के बाद उसके फोटो और निकाहनामा की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल की थी। विश्व हिंदू परिषद ने इस घटना को लव जिहाद बताते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि पीड़िता की बरामदगी के बाद केस में उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिशोध अधिनियम और रेप की धारा 376 बढ़ाई गई है। शकील को जेल भेजा गया है। घटना में शामिल और भी आरोपियों की संलिप्ति की जांच की जा रही है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में बंगाल सरकार, समाजवादी पार्टी, साइबर ठग और एक जिहादी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।